गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान गोदावरी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लगातार आपको टीजीटी नागरिक शास्त्र से जुड़े पाठ्यक्रम का अलग अलग हिस्सों का वीडियो जारी कर रहे हैं और उस वीडियो के क्रम में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्लेटो की चर्चा चल रही है और प्लेटो के राजनीतिक विचारों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और उससे जुड़े सवाल भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए मैं उस पर आपको निरंतर वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं। और टीजीटी नागरिक शास्त्र के जो भी अभ्यर्थी होंगे, अगर अच्छे ढंग से इस पाठ्यक्रम को तैयार करने की कोशिश करेंगे तो जो टीजीटी में 62 प्रश्न, यानी 62 ही न कहीं एक प्रश्न और आता है, जो पहला प्रश्न होता है वो चारों खंडों से होता है, उसमें से एक प्रश्न यानी 63 प्रश्नों में सभी प्रश्न, लगभग सभी प्रश्न सही होने की संभावना बनी रहेगी। और हम इसीलिए इस वीडियो में आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से शुरुआत इसलिए किए हैं कि उस पे सवाल ज़्यादा नहीं आए हैं और एक्सपर्ट पैनल के समक्ष ये समस्या रहती है कि पेपर सेट करने के दौरान नए प्रश्नों को किस तरह बनाया जाए। तो अक्सर वो पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों में आए हुए पेपर का मिलान करके इस निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि पाठ्यक्रम के उन हिस्सों से जुड़े सवाल ज़्यादा उठाए जाएं जिन पे प्रश्न अभी तक पिछले वर्षों के एग्जाम में नहीं आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के चिंतन से जुड़े मुद्दों की चर्चा पिछले वीडियो में की है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज के वीडियो में आपको प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा करेंगे। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो का साम्यवाद जहाँ परिवार और निजी संपत्ति के साम्यवाद तक सीमित था और आधुनिक साम्यवाद इस संदर्भ में क्या कहता है उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले आधुनिक साम्यवाद क्या है इसको हम देखते हैं। आधुनिक साम्यवाद एक आर्थिक विचारधारा है और इस विचारधारा के अंतर्गत आर्थिक विचारधारा है। इस विचारधारा के अंतर्गत निजी संपत्ति के समाप्ति का प्रावधान है, यानी निजी संपत्ति के बजाय सार्वजनिक संपत्ति की वकालत इस आधुनिक विचारधारा में की गई है और इसके जनक कार्ल मार्क्स थे। और कार्ल मार्क्स समाज में निजी संपत्ति का पूर्णतया उन्मूलन करना चाहते थे। जब निजी संपत्ति का उन्मूलन होगा तो समाज में धनिक वर्गों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और धनी और निर्धन के बीच जो विभाजन की रेखा है वो खत्म हो जाएगी और केवल समाज में एक ही वर्ग रहेगा, वो सर्वहारा वर्ग रहेगा, जिसको वो कामगार वर्ग भी कहते हैं, जिसको वो श्रमिक वर्ग भी कहते हैं। श्रमिक वर्ग केवल रहेगा और संपत्तियां साझी रहेंगी, यानी सार्वजनिक स्वामित्व में रहेंगी और सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, मिल बांट कर खाएंगे और किसी की कोई संपत्ति नहीं होगी। ये आधुनिक साम्यवाद का दर्शन है और यह वर्ग विहीनता धीरे धीरे राज्य विहीनता की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो राज्य को शोषण का उपकरण मानते हैं, वर्ग व्यवस्था को बनाए रखने वाला उपकरण मानते हैं। लेकिन ये मानते हैं कि जब निजी संपत्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और केवल समाज में एक ही वर्ग कामगार वर्ग होगा और सभी लोग काम करके ही प्राप्त करेंगे, किसी के पास कोई निजी संपत्ति नहीं रहेगी, तो समाज वर्ग विहीनता की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे वर्ग विहीन समाज राज्य विहीन समाज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने निजी संपत्ति की अवधारणा जो साम्यवाद से जुड़ी हुई है उसको तो प्रस्तुत किया, लेकिन प्लेटो से इस बिंदु पर असहमति है आधुनिक साम्यवाद की कि परिवार का उन्होंने जो साम्यवाद दिया उससे जो आधुनिक साम्यवाद है वो सहमत नहीं है। परिवार की संस्था में वो कोई छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते हैं, परिवार की संस्था को वो बनाए रखने के पक्षधर हैं। लेकिन प्लेटो ने अपने दर्शन में संरक्षक वर्ग के लिए परिवार का भी साम्यवाद
प्रस्तुत किया था। अब हम एक चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि क्या अंतर है प्लेटो और उनके साम्यवाद में। ये तुलनात्मक अध्ययन है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में। देखिए, ये देखते हैं विवेच्य विषय क्या है, प्रयोग क्षेत्र। इसका प्रयोग क्षेत्र क्या होगा। प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए लागू है, यानी दार्शनिक, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, सैनिक व दार्शनिक वर्ग। आधुनिक साम्यवाद जो मॉडर्न कम्युनिज्म है, ये होल सोसाइटी के लिए लागू, यानी संपूर्ण समाज के लिए, यानी सिर्फ शासक वर्ग के लिए नहीं बल्कि शासित वर्ग है उसके लिए भी ये लागू है। यानी इसकी दो जो प्रयोग क्षेत्र है, साम्यवाद की प्रकृति हम देखते हैं क्या अंतर है। सिर्फ प्लेटो का कहना है संपत्ति और स्त्रियों की साझेदारी, यानी सामूहिक रूप से उपभोग की रहेगी वस्तु, स्त्रियों की भी इन्होंने प्लेटो ने रखा है। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो आधुनिक साम्यवाद है वो संपत्ति के सामान्य स्वामित्व की बात करता है, यानी निजी संपत्ति का उसमें कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और स्त्रियों की सामूहिक साझेदारी न होकर बल्कि परिवार को रखने की छूट आधुनिक साम्यवाद में दी गई है। फिर लक्ष्य देखते हैं, लक्ष्य क्या है। इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि शासक जो दार्शनिक होगा वो दर्शन से प्रेरित होगा, भौतिक तत्वों के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं होगा, वो धन वैभव की लालसा से दूर होगा। इसलिए इस साम्यवाद में केवल दैनिक उपभोग की वस्तुएं ही शासक वर्ग को रखने की आज़ादी होगी, लेकिन अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी आधुनिक साम्यवाद जो है औद्योगिकरण के दौर में इसकी विचारधारा पनप कर आई, तो इसने प्रत्येक व्यक्ति के अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया, यानी आवश्यकताएं न्यूनतम नहीं होगी। समाज इतना उन्नत होगा, समाज इतना औद्योगिकृत हो जाएगा कि सभी व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। ये आधुनिक साम्यवाद की परिकल्पना थी कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, सामान्य आवश्यकताओं तक व्यक्ति को सीमित नहीं रखा जाएगा, नहीं तो जो औद्योगिकरण का जो समाज है उसमें खाई बनी रह जाएगी। इसलिए जो है उन्होंने अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया। फिर दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार प्लेटो के साम्यवाद का था, नैतिक मूल्यों की प्रधानता थी और आधुनिक साम्यवाद में भौतिक संतुष्टि की प्रधानता थी। प्लेटो के साम्यवाद में शासन का आधार विवेक को दिया गया है और शासक वर्ग को ही साम्यवाद के दायरे में रखा गया है और वो जो है परम विवेकशील व्यक्ति नैतिक मान्यताओं से संचालित होगा, उनकी ये मान्यता थी, क्योंकि उसका आधार ही था उसको न्यूनतम उपभोग नहीं बल्कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तक अपने को सीमित रखना चाहिए। लेकिन जो कार्ल मार्क्स का आधुनिक साम्यवाद है वो भौतिक आवश्यकताओं की चरम अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी व्यक्ति की भौतिक संतुष्टि, जो कपड़ा है, मकान है, जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, उसकी पूर्ति का प्रयास होना चाहिए। ये आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत था। फिर जो है सत्ता का उपयुक्त पात्र, जो है सत्ता का उपयुक्त पात्र, सत्ता का उपयुक्त पात्र इसमें केवल दार्शनिक वर्ग है और इसमें सर्वहारा वर्ग है, द प्रोलेटेरिएट इसको कहा जाता है, यानी कामगार वर्ग, श्रमिक वर्ग जो है सत्ता का उपयुक्त पात्र जो है ये आधुनिक साम्यवाद यानी कार्ल मार्क्स के दर्शन में था। ये अंतर हम लोगों ने देखा, ये एग्जाम में आपके पूछते भी हैं कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है। अब इसको हम देखने का प्रयास करते हैं कि और बेसिक क्या क्या अंतर निकलकर इनके बीच आते हैं। प्लेटो जो अपने साम्यवाद को ज्ञान और विवेक पे आधारित मानते हैं और जो कार्ल मार्क्स का आधुनिक साम्यवाद था वो क्रांति द्वारा स्थापित करने का एक तरह से प्रयत्न था। और उस प्रयत्न के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स का
साम्यवाद की जो परिभाषा दी गई है उसमें एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति ये पूछा भी जाता है कि साम्यवाद की कौन सी उपयुक्त परिभाषा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। दो चीजें इसमें स्पष्ट, आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। ये साम्यवाद की स्पष्ट पहचान जो आधुनिक साम्यवाद की वो कार्ल मार्क्स ने दी है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है, जो निपुणता है, जो क्षमता है, उसके अनुसार काम करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। यानी स्पष्ट रूप से है कि एक श्रमिक और एक उच्च पदस्थ अधिकारी दोनों अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे, लेकिन दोनों अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। अब यहीं पे द्वंद्व उत्पन्न होता है आधुनिक साम्यवाद में कि क्षमता का निर्धारण तो हो जाएगा, लेकिन आवश्यकता का निर्धारण कौन करेगा? क्योंकि श्रमिक वर्ग की आवश्यकता और एक इंजीनियर और डॉक्टर की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो सकती है। ये कार्ल मार्क्स के आधुनिक साम्यवाद का जो द्वंद्व है वो आज तक भी बरकरार है, इसलिए उनकी परिकल्पना का साम्यवाद नहीं बन पाया। और इस विचारधारा में आतंक के सहारे, एक तरह से क्रांति के सहारे इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया है साम्यवाद को। और लेकिन प्लेटो का जो साम्यवाद है वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित है और उन्होंने शिक्षा प्रणाली द्वारा अपने साम्यवाद को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया। तो हम लोगों ने इसको समझा कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच क्या अंतर है। इस अंतर को हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपके टीजीटी के एग्जाम में 4 ऑप्शन दे के ये पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानता है। तो हम इसको समझे बगैर इन चारों ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। तो हमने आज जो है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के अंतर को समझा। अब आगे चल के हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य की जो समालोचना की गई है, उस समालोचना में हम देखेंगे कि किन किन बिंदुओं पे अरस्तु ने उनकी आलोचना प्रस्तुत की है और प्लेटो का जो सब आइडियल स्टेट है वो क्या है। सब आइडियल स्टेट के अंतर्गत जब उन्होंने आदर्श राज्य को व्यवहारिक रूप देने में अपने को असफल महसूस किया, तो उस असफलता की वजह से जो है उन्होंने व्यवहारिक आदर्श राज्य, जिसको उपादर्श राज्य कहते हैं, सब आइडियल स्टेट की परिकल्पना प्रस्तुत की और उस परिकल्पना के अंतर्गत उन्होंने उपादर्श राज्य दिया। और इनकी जो जिन बिंदुओं पे अरस्तु ने आलोचना की, उस आलोचनात्मक पार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आदर्श राज्य की कमजोरियों से उभरने के लिए उन्होंने और किन किन चीज़ों की वकालत की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो हम प्लेटो के उपादर्श राज्य और समालोचना को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।